इयत्ता 10वीं मराठी। डियर चिल्ड्रेन, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 15, पाठ 15 खरा नागरिक। हमारे मराठी टेक्स्ट बुक का 15th लेसन है खरा नागरिक। इस लेसन का लेखक है सुहास बारटके। सुहास बारटके 1955। उनका जन्म 1955 में हुआ। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार। तो इनका पहचान है प्रसिद्ध यानी फेमस लेखक, पत्रकार। अभी इनकी कुछ लेखन का नाम दिया है यहाँ पर पुस्तकों का। वडापाव, कोकणातला आळवाटा, कोकणातली देवालये, कोकण निसर्ग याग, साध मयूराची इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। इनका फेमस पुस्तकों का नाम अभी यहाँ पर ये जो दिया हुआ था, एक वडापाव, फिर कोकणातला आळवाटा, तीसरी कोकणातली देवालये और कोकण निसर्ग याग, और एक दिया है साध मयूराची। और हमारा जो लेखन है, ये जो कहानी है खरा नागरिक, वो साध मयूराची नाम का जो पुस्तक है उसमें से लिया गया है। किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिकांमधून विपुल लेखन। किशोर, लोकनाट्य, भटकंती, वसंत ये सब अलग अलग मासिका यानी मैगज़ीन का नाम है। ये सभी मैगज़ीन से विपुल लेखन किया है। विपुल यानी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लेखन उन्होंने किए हैं। उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त। उन्हें एक बहुत ही बड़ा एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार। उत्कृष्ट यानी सबसे बेस्ट बाल साहित्य पुरस्कार। पुरस्कार मतलब अवॉर्ड। प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासाचेच नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केले आहे। प्रस्तुत पाठात यानी दिए गए हुए पाठ में, लेसन में, लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना, लेखक स्कूल के सब्जेक्ट्स, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट्स पढ़ते उसके साथ साथ ते फक्त अभ्यासाचे नसून, वो सिर्फ पढ़कर मन में रखने का या बायहाट करने का सिर्फ उतना ही नहीं, त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची। उस पढ़ाई में, उस लेसन्स में क्या मूल्य हम सीखते हैं, क्या वैल्यू हम सीखते हैं, उसको आचरणात आणायचे। आचरणात आणणे मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केले आहे। तो ये एक बात निरंजन नाम का एक लड़के के जो स्टोरी है उसके ज़रिए हमें व्यक्त किया है। निरंजन ने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय आहे। प्रसंगावधान मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक्शन करना, तुरंत डिसीजन लेकर सिचुएशन को संभालने का तरीके से एक्शन लेना, उसको कहते हैं प्रसंगावधान। तो निरंजन का जो प्रसंगावधान है वो दिखाकर हमें ये बात को स्पष्ट करने का कोशिश किए हैं। उल्लेखनीय मतलब नोटिसेबल यानी उठाकर बताने लायक है। तो लेसन हम शुरू करते हैं। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। निरंजन आज भल्या पहाटेस मतलब बहुत ही सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग में उठकर अभ्यासाला बसला होता, अभ्यास करायला बसला होता। आज शेवटचा नागरिकशास्त्राचा पेपर, आज शेवटचा मतलब आखरी नागरिकशास्त्र, सिविक्स, नागरिकशास्त्र मतलब सिविक्स का पेपर है। तो झाला की संपलीच परीक्षा। अगर ये पेपर भी ख़त्म हो गया तो सगळं परीक्षा संपलीच, पूरे परीक्षा खत्म हो जाएगा। इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तिन्ही विषयाचा केवढा अभ्यास करायला लागतो। इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, आणि नागरिकशास्त्र क्या होता है, सिविक्स, अभी बताई मैंने। ये तीनों सब्जेक्ट का केवढा अभ्यास करावा लागतो, कितने सारे पढ़ाई करनी पड़ती है इसकी। त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघड मतलब
हार्ड। तो उसमें से ये तीनों सब्जेक्ट में से नागरिक शास्त्र तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। पहाटेची मतलब अर्ली मॉर्निंग या सुबह का वेळ वक्त, अर्ली मॉर्निंग का वक्त अभ्यासाला योग्य असते, स्टडीज़ के लिए योग्य है, सूटेबल है। हाँ, भडसावळे गुरुजी ने दिलेला सलाह, ये सलाह किसने दिया? भडसावळे गुरुजी ने। अगदी योग्य होता मतलब ये सही में ही कामयाब, ये फ़ायदेमंद था या सही में ही सूटेबल था। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। सुबह का टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरण, एकदम एनर्जेटिक, एकदम एक्टिव, जोशीला और प्रसन्न यानी खुशी देने लायक वातावरण अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी वो वातावरण में अभ्यास बहुत ही अच्छा छान होतो। शरीर ही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजंतवानं बनलेलं असतं और हमारा शरीर भी पुरेशा विश्रांतीमुळे, पुरेशा मतलब इनफ, जितना चाहिए उतना, एडिक्वेट, विश्रांतीमुळे आराम के वजह से, विश्रांति यानी आराम, ताजंतवानं बनलेलं असतं। ताजंतवाना मतलब फ्रेश, हमारा मन और तन दोनों बहुत ही फ्रेश हो गया हुआ रहता है, क्योंकि रात भर बहुत ही आराम हमें मिल चुके हैं, भरपूर आराम मिले। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकतं और एकदम सुखद वातावरण की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से मन भी बहुत ही अच्छा से चटकन लागू लगता, मतलब एकदम फटक से अभ्यास में लग जाते हैं, यानी अब स्टडीज़ करने बैठोगे तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं जाता। हवेत सुखद गारवा असतो, सुखद यानी प्लेसेंट, बहुत ही अच्छा, एक गारवा, ठंडक, कूलनेस, हवा में सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगने वाला एक ठंडक फील होता है। दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचे आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असतं और दूर से, दुरून यानी दूर से, एखादी भूपाली, भूपाली एक राग है, भूप राग में गाया हुआ जो भक्ति गीत वगैरह होता है, भूपाली। सुबह सुबह कुछ लोग अपने घर में भूपाली राग का गाना या श्लोक चालू करते हैं। तो दुरून एखादी भूपाली किंवा रेडिओवरचे आवडते भक्तिगीत, एक तो भूपाली को ही लगाया हुआ या फिर रेडियो में सुबह सुबह जो भक्ति गीत आता है, ईश्वर भक्ति का जो गाना आता है, ये सुनने मिलता है। ते नसेल तर पक्ष्यांचे सुमधुर संगीत साथीला असतोच। अगर नहीं किसी ने भूपाली गाना लगाया नहीं या रेडियो में से भी कोई भक्ति गीत नहीं आया तो भी क्या रहता ही रहता है, पक्षी के सुमधुर संगीत, यानी सुबह सुबह जो उठे हुए चिड़ियों का बहुत ही सुंदर गाना वैसा तो रहता ही है। अशा आल्हाददायक वातावरणात, आल्हाददायक मतलब खुशी देने वाला वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। ऐसे सुखद वातावरण में संस्कृत का एखादा श्लोक, एखादा कविता बहुत ही फटक से बायहाट होता है, पाठ होतो मतलब बायहाट होता है। एरवी न कळलेले गणित चटकन कळतं, एरवी मतलब अभी तक न कळलेले, अभी तक जो नहीं समझ में आया था गणित, वो भी फटाफट समझ में आने लग जाता है, त्याची रीत ही लक्षात राहते, उसका रीत यानी उसका स्टेप, किस मेथड से लिखना है, उसका मेथड भी जल्दी से समझ में आता है। हाँ, निरंजन का अनुभव, ये जो कुछ भी बताया सुबह का पढ़ाई के बारे में, वो निरंजन का खुद का एक्सपीरियंस है। त्यामुळेच भडसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे। इसके लिए वो अपने जीवन में इतना उपयोगी साबित होने की वजह से वो जो गुरुजी है भडसावळे गुरुजी, उन्होंने दिया हुआ ये सलाह उनके लिए या निरंजन के लिए बहुत ही कीमती साबित हुआ। निरंजन जी गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती। निरंजन को ये जो भडसावळे गुरुजी है उन पर बहुत ही श्रद्धा, यानी बहुत ज़्यादा उनको मानते थे, उन पर बहुत भरोसा भी था। तसं गुरुजीचं ही निरंजनवर खूप प्रेम होतं और वैसे ही गुरुजी को भी, भडसावळे गुरुजी, उनको भी निरंजन के लिए उनके अंदर भी बहुत ही प्रेम था। तो त्याचा लाडका विद्यार्थी होता, लाडका यानी बहुत ही पसंदीदार, बहुत ही फेवरेट। तो निरंजन गुरुजी के बहुत ही फेवरेट स्टुडंट था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचं,
आणि अभ्यासही। गुरुजी इतना उसको क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि कारण तो अतिशय यानी बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिकपणे, बहुत ही लॉयल था अपना काम को लेकर। काम प्रामाणिकपणे काम करायचं मतलब बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ वो काम करते थे आणि अभ्यासही, और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा से करते थे। या जगात त्यांचे असं कोणी नव्हतंच, और इस दुनिया में उसका बोलने के लिए, निरंजन का खुद का ऐसा बोलने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दूर दूरच्या नात्यातला एक मौशीच्या घरी, दूर दूरच्या मतलब बहुत ही दूर का कोई रिश्ते में, नात्यातल्या मतलब रिश्ते में का एक मौशीच्या घरी, एक मौसी के घर में, कहाँ पर है वो? चिपळूण शहरात लगतच्या एका उपनगरात, बहुत ही दूर का रिश्ते में एक मौसी है। वो मौसी चिपळूण नगर शहरा लगतच्या मतलब चिपळूण शहर से के करीब एक छोटा सा उपनगर, छोटा सा एक सिटी था, उस सिटी में वो मौसी रहती थी। चिपळूण आपको पता है रत्नागिरी के साइड में आता है। तो दूर दूरच्या नात्यातल्या एका मौशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्यांशी हे मौशीचं घर होतं, और ये गांव में से काफ़ी दूर एक डोंगराचा यानी एक छोटा सा हिल, एक पहाड़ के पायथ्यांशी यानी पहाड़ के नीचे के हिस्से में मौसी का घर होता। आई वडील लहानपणीच वारले। बेचारे के माँ बाप, आई वडील यानी माँ बाप लहानपणीच, बचपन में ही गुजर गए थे। काही दिवस मामा ने संभाल केला, और माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये बच्चे को कुछ दिन उसके मामा जी ने संभाला, आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं। काम कराने के लिए बोलकर उसको कहाँ ले आया? चिपळूण में। या मौसीकडे आणून सोडलं, ये मौसी के पास लाकर छोड़ा, आणि तोही मुंबईला निघून गेला तो कायमचाच, और वो मुंबई में चले गए। वो भी जो गया कायमचाच यानी हमेशा के लिए चला गया, वापस कभी आए नहीं। जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला। जाते जाते सिर्फ, मात्र यानी सिर्फ एक मूल्यवान सलाह देकर गया, एक मूल्यवान एडवाइस देकर गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। क्या एडवाइस दिया? रड़त बसू नको मतलब रोते मत बैठो। शेण गोठा वगैरह जी पड़ती ती सारी कामं कर। शेण मतलब गोबर उठाना, या गाय का गोठा साफ करना, या जो तुझसे होता है, तुझसे जो तेरे बस में जो होगा वो सभी काम तुम कर। मौसी देईल ते खा, और मौसी तुम्हें जो कुछ भी देगी खाने पीने खा ले, आणि इथंच राहा और इधर ही रहना। मौसी तुला शाळेतही घालणार आहे, और इधर सही ढंग से रहोगे तो मौसी तुझे स्कूल में भी एडमिशन देगा या दिलाएगी, या स्कूल में भी भेजेगी। मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मौसीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचे। मामा जो उस दिन वापस चला गया और फिर से रिटर्न आया नहीं, परतला नहीं मतलब वापस नहीं आया, मात्र सिर्फ लहानगा निरंजन मौसीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचे। छोटा सा ये निरंजन मौसी के घर में बहुत ही ईमानदारी से काम करने का। घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं। घर के सभी लोगों के साथ वो अच्छे से एडजस्ट करके लिया। जमवून घेतलं मतलब एडजस्ट करके लिया, आणि शाळेत नाव दाखल केलं, स्कूल में भी नाम डाल दिया या एडमिशन ले लिया। मौशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचं। वार लावून जेवायचं म्हणजे काय? वार लावून जेवणे मतलब क्या होता है कि जिनके पास जो रेगुलर का या 3 दिन का खाने का 3 वक्त का खाने का कमी है, ऐसा कुछ लोग जो ज़रूरतमंद है, वैसे लोगों को बड़े बड़े लोग 1 वक्त का खाना देते हैं। मतलब ऐसे जो बड़े बड़े लोगों का घर में जाते हैं, और आज का खाना एक जन के घर में से खाया तो कल दूसरे, तो ऐसा टर्न वाइज ऐसा बदलते बदलते आता है। तो वैसा जो खाना 1 वक्त का 2 वक्त का खाना जो खाता है उसको वार लावून जेवणे ऐसा कहते हैं। तो
मौसी का परिस्थिति यथातथाच असल्याने मतलब बहुत ही हालत मतलब बहुत ही एवरेज था, बहुत ही मुश्किल से अपना घर चलाती थी. इस वजह से निरंजन वार लावून जेवायचं. पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोर मोठ्याच्या घरी वार लावून दिले. पहिल्याच वर्षी यानी पहला साल में ही त्याची अभ्यासातली प्रगती, उसका स्टडीज़ में जो इम्प्रूवमेंट है, प्रगति यानी इम्प्रूवमेंट पाहून वो देखकर भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोर मोठ्यांच्या घरी यानी बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में वार लावून दिले. मतलब उनके पास जाकर बात करके वहाँ से खाना खाने का अरेंजमेंट करके दिया. दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचं. दररोज यानी हर एक दिन, रोज के दिन एकाच्या घरी दोपहर के टाइम पे कोई एक जन के घर में पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा. पाहुणा यानी मेहमान बनकर खाने के लिए जाता है और अगले दिन दूसरा किसी के घर में, इस तरह. मग तिथून शाळेत और यहाँ से खाकर फिर वो सीधे स्कूल जाते थे. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचं. सिर्फ संध्याकाळी यानी शाम के वक्त रात का जो खाना है वो सिर्फ मौसीकडे जे काही मिले त्यावर राहायचं. मतलब जो मौसी के पास से मिलेगा वो खाकर रहने का. पर दोपहर का एक वक्त का खाना उसको बहुत ही रिच फूड, बहुत ही अच्छा खाना मिल जाता था. सकाळी लवकर उठून घरातली घोट्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचं. सुबह लवकर उठून मतलब बहुत ही जल्दी उठकर घरातली कामं, घर के अंदर का सभी काम, गोठ्यातली यानी जो तबेला है उसके अंदर का काम, सभी सारी कामं आटपून मतलब संभवून ख़त्म करके अभ्यासाला बसायचं. तो एकदम सुबह सुबह उठते है, घर का सब काम सब निपटा कर अभ्यास करने के लिए बैठता था सुबह सुबह. गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचं और गुरुजी पर, भडसावळे गुरुजी पर बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही विश्वास रखने का आणि परीक्षेत पहला नंबर पटकवायचं और एग्ज़ाम में पहला नंबर लाने का. त्याच्या वह्या पुस्तकाचा खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे. उसका जो वहिया पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक, नोटबुक वगैरह सभी का खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे. उन्होंने ही करना. गुरुजींनी त्याला सांगितलं और गुरुजी उसको बोल के रखा है की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्च करें. जब तक तेरा पहला नंबर फर्स्ट रैंक आते रहेगा तब तक मैं तेरा पूरा खर्चा उठाऊंगा आणि वार ही लावून देईन. और वैसे वार ही लावून देईन मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे घराने के लोगों के घर पे तुझे खाना भी खाने का अरेंजमेंट करके देगा. नाहीतर नहीं, अगर तेरा फर्स्ट नंबर नहीं आया तो समझे कुछ भी नहीं. गुरुजीचे हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचं. गुरुजी का ये बात को ध्यान में रखते हुए झटून अभ्यास करायचा, मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ पूरे दिल से अभ्यास करते थे. आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता. तो आज जब ये सिविक्स का स्टडीज़ करने जब बैठे थे तो आधीचे सगळे पेपर्स मतलब इससे पहले का सभी पेपर्स चांगले गेले होते म्हणून तो मनोमन खुश होता. इसके लिए वो मन ही मन बहुत ही खुश था. नागरिकांची कर्तव्य कोणती, मतलब सिटीजन का, नागरिक का क्या कर्तव्य है, क्या अपने अपने मतलब एक एक सिटीजन का क्या ड्यूटी है अपने देश की तरफ. और उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे और सबसे अच्छा बेस्ट सिटीजन किसको कहेंगे. लोकसभा म्हणजे काय, लोकसभा का मतलब क्या होता है. पंचायतीचा प्रमुख कोण असतो, यानी ग्राम पंचायत का जो हेड है, चीफ जो मेन है वो कौन है. सारे प्रश्नाची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. ऐसा ये सभी क्वेश्चन सिविक्स के अंदर का नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है. ये सभी क्वेश्चन का उत्तर त्याला धडाधड येत होती, मतलब एकदम फास्ट आ रहा था. अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक. और सुबह उठकर पढ़ाई करते करते कितना देर चला गया कुणास ठाऊक, किसको पता. निरंजन ताड़कन उठून उभा राहिला. झट से उठ के खड़ा हो गया क्योंकि लेट हो गया. 9 वाजून गेले होते. क्या टाइम हो गया, 9 बजकर गया था. 10:30ची परीक्षा. एग्ज़ाम कितने बजे का है, 10:30.
त्याआधी यानी उससे पहले देशमुखांकडे जायचं होतं. देशमुखों के मतलब देशमुख के घर पे जाना था. किस लिए होगा ज़रूर, हाँ वहाँ पर खाना खाकर वो जाएगा स्कूल में. केवढं तरी लांब चालायचं होतं. बापरे कितने लंबा और रास्ता चलना है. वहाँ पर पहुँचो, उधर खाना खाओ, फिर स्कूल में जाकर एग्ज़ाम लिखो. भराभर आवरून तो निघाला मतलब जल्दी से समेट कर बुक विक वगैरह जो कुछ भी है आवरून यानी समेट कर तो निघाला, जल्दी से निकल गया, मतलब यात्रा शुरू किया. मौसीचे घर गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी, ये पहले भी बताया था बराबर. गांव के बाहर एक पहाड़ के नीचे का एरिया में मौसी का घर था. मध्य एक नदी ही लगायची और एक घर से जाते जाते बीच में एक नदी भी आने की. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत पार करायला लागायची. पहले तो ये नदी पार करने के लिए पाण्यात उतरूनच पानी में उतरकर ही चालत पार करायला लागतो. मतलब पानी में उतरकर चलते चलते पार करना पड़ता था. परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पुल नदीवर आला. लेकिन अभी कोंकण रेलवे आ गया है, इसके लिए रेलवे का बहुत ही अच्छा एक पुल यानी ब्रिज नदी के ऊपर आया है. पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाट ही ठेवली होती. और ये जो पुल जब बनाया, ब्रिज बनाया, तो ब्रिज के एक तरफ लोकांसाठी यानी लोगों के लिए पायवाट फुटपाथ बनाया गया था. या पुलांमुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं. और इस पुल के वजह से, इस ब्रिज के वजह से अभी आना जाना बहुत ही आसान हो गया. जो सोपं झालं मतलब आसान हो गया. निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झप चालला होता. निरंजन जो पढ़ाई किए थे, जो अभ्यास किए थे, त्याचा मनात मतलब मनी मन में उजळणी करत, उजळणी यानी रिविजन करते करते, जो पढ़ा उसको रिवाइज मनी मन करते करते झप यानी भरभरून चालला होता. बहुत ही स्पीड में चल रहा था. वाटेत याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला. वाटेत यानी रस्ते में उसको बहुत ही बड़ा, भला मोठा मतलब बहुत बड़ा दगड, एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया. कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल. तो कोई तो काम करने के लिए, कुछ तो काम के लिए उठाया होगा आणि पुन्हा फिर से तसाच ठेवून दिला असेल. वैसे के वैसे छोड़ दिए होंगे. निरंजन ने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला. देखो जाते जाते चाहे कितना भी घाय में था तो भी उसने क्या किया, वो पत्थर को रास्ते से उठाकर बाजू में रख दिया. त्याला लोकांच्या या बेफिकीर प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई. और उसको लोगों का ये जो बेफिक्र प्रवृत्ति यानी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं किसी का, ऐसा लापरवाह जो प्रवृत्ति है या लापरवाह जो आदत है, उस पर उसे बहुत ही राग येई, भयंकर राग येई यानी बहुत ही गुस्सा आता. तुम्ही विसरलात पण दुसरा ठेचकाळून जीवाला मुक्तो त्याचं काय. हाँ, तुम तो भूल गया समझो, मतलब इस्तेमाल किया और उसके बाद वो पत्थर उठाना भूल गया. पण दूसरा ठेचकाळून जीवाला मुक्तो त्याचं काय. दूसरा कोई आया और इसमें टक्कर मार के गिरा और उनका जान खतरे में आया तो उसका क्या. निरंजन पुलावर पोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत. निरंजन पुलावर पहुंचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत. तो निरंजन जब ये पुल पे पहुंचा तो 9:30 बज के गया होगा. आता 9:50 ची गाड़ी येईल. और निरंजन इस तरह सोच रहे कि अभी 9:50 ची यानी 9:50 की गाड़ी आएगी. धाड़ आवाज़ करत दिमाखात पुलावरून जाईल. धाड़ करके आवाज़ करते हुए दिमाखात यानी बहुत ही स्टाइल में पुलावरून जाईल, मतलब इस ब्रिज के ऊपर से जाएगा. ही कोंकण गाड़ी कितनी छान दिसते. और ये कोंकण की जो गाड़ी है, कोंकण जाने वाली जो गाड़ी है, कितने सुंदर दिखता है. पण दिसते न दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते. लेकिन देखते देखते वो लगेच यानी तुरंत बोगद्यात शिरते. बोगद्यात मतलब टनल के अंदर घुस जाते हैं. काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला. हाँ, तो अपने आप वो सोच रहा है कि काय मज़ा येत असेल नहीं गाड़ीतून जायला. गाड़ी में से जाने के लिए कितना मज़ा आएगा ना.
आपणही मोठे झाल्यावर गाडीतून फिरू. हाँ, मैं भी बड़ा होने के बाद गाड़ी से घूमेंगे, गाड़ी में जाकर यहाँ फिरेंगे. या विचाराने तो हुरळून गेला और ये सोच से वो हुरळून गेला मतलब बहुत ही खुश हो गया. तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेले. इतने में उसका लक्ष्य ने उसका ध्यान डाव्या बाजूस याने लेफ्ट साइड में रुळाखाली रेलवे पटरी के नीचे पड़ेला भल्या मोठ्याने बहुत ही बड़ा भगदाडाकडे गेला. भगदाड़ मतलब बहुत बड़ा एक खड्डा, एक होल, एक बड़े से खड्डे की तरफ उसका ध्यान गया. हे छिद्र कसलं मतलब ये होल, छिद्र यानी होल, ये कैसा किस चीज़ का? रोज नसतं बुवा, हर रोज तो रहता नाही बाबा. असं म्हणत त्याने जवळ जाऊन पाहिलं तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूळ वेडेवाकडे करून ठेवल्याचे त्याच्या ध्यानी आलं. तो ये देखकर वो थोड़ा पास में जाकर देखा. जवळ जाऊन पाहिलं तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून, किसी ने तो कॉन्क्रीट को फोड़कर रेल्वेचे रूळ वेडेवाकडे करून ठेवले. मतलब रेलवे का जो पटरी है उसको टेढ़े मेढ़े किया हुआ है, तोड़कर टेढ़ा किया हुआ है. निरंजनला आश्चर्य वाटलं, एकदम शॉक्ड हो गया. ऐसा किसने किया? रात्री 2 वाजता शेवटची गाड़ी इथून जाते. रात का 2 बजे आखिरी गाड़ी यानी दिन का लास्ट गाड़ी यहाँ से जाता है. त्यानंतर उसके बाद पहाटेस यानी एकदम सुबह सुबह ही कुणीतरी हा उपद्रव्याप जाणीवपूर्वक केला असावा. उपद्रव्याप मतलब जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले का काम, उसको कहते हैं उपद्रव्याप. तो सुबह सुबह किसी ने तो ये उपद्रव्याप जाणीवपूर्वक यानी जानबूझकर केला असावा, किया होगा. आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाड़ी येईल. अभी तो 9:30 होके गया है. तो प्रवाशांनी भरलेली मतलब यात्रियों से भरे हुए, ट्रैवलर से, पैसेंजर से भरे हुए 9:50 की गाड़ी अभी यहाँ से आएगी. निरंजन एकदम सावध झाला, मतलब बहुत ही जागृत हो गया, सावध हो गया. गाड़ी आली तर भयंकर अपघात होईल. गाड़ी अभी यहाँ से आएंगे तो बहुत बड़ा अपघात यानी एक्सीडेंट होगा. हे त्याच्या लक्षात आले, ये उसका ध्यान में आया. निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरलं. उसने नागरिक शास्त्र का पेपर होने वाला है वो भूल गया. देशमुख के घर से जो खाना मिलने वाला है वो भी भूल गए. त्याच्या डोळ्यांसमोर धाड धाड आवाज करत येणारी रेलवे गाड़ी दिसू लागली. उसके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ धाड़ धाड़ आवाज़ करके आने वाली रेलवे गाड़ी ही सिर्फ दिखाई दे रहे थे. बाकी सब कुछ वो भूल गया. कैसा भी करके वो रेलवे गाड़ी में सफ़र करने वाले लोगों को बचाना था उसे. त्याच्या डोळ्यांसमोर धाड धाड आवाज करत येणारी रेलगाडी दिसू लागली. कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाज आणि लोकांच्या किंगाळ्या कानात घुमू लागल्या. कान को बहुत ही जोर का लगने वाला, कान के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ गाड़ी का आणि लोकांच्या किंगाळ्या, लोगों का जो चिल्लाहट, ये सब उसके कान में घूमने लगे. मतलब ये एक सेकंड में इमेजिन करने लगा अगर रेलवे गाड़ी तभी उधर से आएगा तो कितना बड़ा अपघात यानी कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा और जो तेज आवाज़ उसका होगा, लोगों का जो चिल्लाहट होगा, ये सब उसको एक सेकंड में उसके कान में आने लगा. स्टेशन इथून खूप दूर होतं और यहाँ से तो स्टेशन, रेल्वे स्टेशन काफ़ी दूर था. 3-4 किलोमीटर तिथंपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. 3-4 किलोमीटर वहाँ तक भाग के जाएंगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा. अगर स्टेशन में जाकर इस सिचुएशन के बारे में खबर देने के लिए जाओगे तो एग्ज़ाम डूब जाएगा यानी एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे, मग नापास. अगर एग्ज़ाम नहीं लिख पाया तो फेल. भड़सावले गुरुजी की मदद बंद. फेल हो गया तो भड़सावले गुरुजी जो हेल्प कर रहे हैं पुस्तक वगैरह लेकर देने में, यह सब तरीके का वो सब बंद हो जाएगा. शिक्षण ही बंद और साथ में एज्युकेशन भी बंद हो जाएगा. रेल्वेने फिरायचं स्वप्न अपुरंच राहणार होतं और रेलवे से जो घूमने का फिरने का जो सपना है वो भी अपुरंच मीन्स अधूरा ही रह जाएगा. परंतु मन मानायला तैयार नव्हतं. मतलब एक तरफ मन ऐसा कहा कि अगर जाओगे रेलवे स्टेशन तक बताने के लिए तो एग्ज़ाम्स चला जाएगा, एग्ज़ाम लिख नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा और गुरुजी का मदद है वो नहीं मिलेगा. सब कुछ
खत्म हो जाएगा. पर मन बिलकुल मानने के लिए तयार नाही. त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. क्षणभर याने पलभर के लिए वो सोचा, विचार केला मतलब सोचा आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. स्टेशन की तरफ भागने लगे. तो स्टेशनात शिरला. जैसे वो स्टेशन में घुसा तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. जैसे स्टेशन में एंट्री किया, शिरला मतलब जस्ट एंट्री किया, तब 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. 9:50 की जो गाड़ी है जस्ट नुकतीच मतलब अभी अभी जस्ट आया ही था. आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती और 5 मिनट उस स्टेशन में रहकर वो छूटने वाली थी. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्टरांना गाठलं मतलब जाकर मिला. भागते भागते स्टेशन मास्टर से जाकर मिला. त्यानं पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळांबद्दल सांगितलं और उनको पुल के ऊपर का जो खराब हो गया हुआ रूल, उस जो पटरी है उसके बारे में बताया, रेलवे ट्रैक के बारे में. पण ते त्यांना खरंच वाटेना. लेकिन उनको वो सच नहीं लगा. आखिर निरंजन ने आर्जव केली और आखिर में निरंजन आर्जव केली मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट किया की निदान मतलब कम से कम पाहून आल्याशिवाय गाडी सोडू नका. कम से कम पाहून आल्याशिवाय तरी गाड़ी छोड़ो नका. कम से कम उधर जाकर वो सिचुएशन को देख के आने के बिना गाड़ी मत छोड़ो. इस तरह उसने रिक्वेस्ट किया स्टेशन मास्टर से. मी खोटं बोललं असेल तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या. अगर मैं झूठ बोलूँ, खोटं बोलत असेल मतलब मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या मतलब मुझे पुलिस लोगों के कस्टडी में दे दे. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्टरनाही त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं. इतना बोलने पर यानी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पुलिस स्टेशन में पुलिस लोगों के कस्टडी में दे दे. इतना बोलने पर स्टेशन मास्टर को भी त्यांचा बोलण्यात तथ्य वाटू लागला. तथ्य यानी सच लगने लगा. उगच धोका नको म्हणून बेकार में कोई धोका या कोई ॲक्सिडेंट नको म्हणून गाडी थांबवायचा सांगून गाड़ी रुका के रखो ऐसा बोलकर ते पुलाकडे निघाले. उन्होंने किसका बात सुना? निरंजन की बात सुनकर वे पुलाकडे निघाले. पुलाकडे मतलब पुल के तरफ निकल के गए. निरंजन ने नेमकी जागा दाखवली. नेमकी मतलब वो एक्सैक्ट जो जगह में वो दिखा, उसने वो जो होल देखा वही एक्सैक्ट जगह उनको दिखाए. फारच भयंकर, बहुत ही खतरनाक, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. सोच भी नहीं सकता, कल्पना करता येणार नाही मतलब सोच भी नहीं सकता असा भयंकर अपघात झाला असता. उतना बड़ा खतरनाक ॲक्सिडेंट हो गया होता. स्टेशन मास्टरांनी लगेचच गाडी दीर्घ गाड्याने लंबे वक्त के लिए थांबवण्याचा आदेश दिला म्हणजे ऑर्डर दिया. स्टेशन मास्टर ने तुरंत ही गाड़ी को लंबे वक्त के लिए रुकाने के आदेश दिया आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले. पंचनामा करने मतलब कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी लोग, ऑफिसर्स लोग जाकर उसको वो सिचुएशन को पूरा स्टडी कर कैसा वो इंसिडेंट हुआ, क्या क्या उन्होंने वो देखा, वहाँ से क्या क्या उनको कोई क्या बोलते हैं विटनेस के तौर पे कोई मिला या फिर कोई ऐसा कोई चीज़ मिला जिससे स्टडी करके वो सिचुएशन के बारे में मालूमात करे. वैसा वो सब स्टडीज़ को या वो जब लिखे रखना ये सब प्रोसीजर को कहते हैं पंचनामा. तो वो पंचनामा करना चालू किया. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, घटना यानी इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का गांभीर्य यानी सीरियसनेस ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी यानी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला का डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हेड, सारे अधिकारी तत्काल यानी ऑन द स्पॉट त्या ठिकाणी जमा झाले. वो स्पॉट में आ गए, जमा हो गया. पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबावं लागलं. पहला ये देखकर पहला न्यूज़ देने वाला होने की वजह से निरंजन को भी उसी जगह में रुकना पड़ा. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळलं म्हणून त्याचं कौतुकही झालं. इतना बड़ा अपघात ॲक्सिडेंट त्याच्या चाणाक्षपणा यानी क्लेवरनेस, बुद्धिमत्ता, उसके वजह से टळलं मीन्स
अपघात होने से बच गया म्हणून त्याचं कौतुकही झालं और उसका बहुत ही तारीफ भी होने लगा. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. लेकिन ये सब तारीफ का वर्षाव होने के बावजूद निरंजन अकेले एक झाड़ के नीचे, दूर एक झाड़ के नीचे बैठा था. तो निराश झाला होता. वो बहुत ही निराश हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था, दुखी हो गया था. त्याचा नागरिक शास्त्राचा पेपर चुकला होता. वो ये सब सिलसिले में उसका नागरिक शास्त्र का पेपर छूट गया था. तो नापास होणार होता. वो फेल होने वाला था अभी. त्याला गुरुजीकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होता. सवलत यानी जो डिस्काउंट से या कंसेशन से, तो गुरुजी की तरफ से मिलने वाले सभी कंसेशंस, फीस कंसेशन या खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ अरेंज करके देना, ये सब कुछ रद्द होणार होता, यानी कॅन्सल होने वाला था. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्यांचे नाव विचारलं. ये निरंजन के पास जाकर वार्ताहरानी मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स, उसका नाम पूछने लगा. फ़ोटो ही काढ़ला और उसका फ़ोटो भी निकाला. निरंजन उदास मनाने घर ही परतला. ये सब होने के बाद निरंजन बहुत ही उदास मन से घर लौट गया. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनाची स्तुती फोटोस्कट छापून आली होती. दूसरे दिवस में, अगले दिन में वर्तमान पत्रात यानी न्यूज़पेपर में निरंजन का स्तुति यानी तारीफ फोटो के साथ छापकर आए थे. भीषण अपघात टाळल्याचे श्रेय त्यालाच देण्यात आले होते. इतना बड़ा एक खतरनाक अपघात को हटाया या होने से रोकने का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उसको ही मिला था. त्या दिवशी मौसीच्या घराकडे मोठमोठी माणसे आली. उस दिन मौसी के घर की तरफ बहुत बड़े बड़े लोग आए. खुद जिल्हाधिकारी आए और खुद जिल्हाधिकारी भी चले आए. शाळेचे मुख्याध्यापक आणि भडसावळे गुरुजीही आले. मुख्याध्यापक मतलब हेडमास्टर या प्रिंसिपल, स्कूल के जो हेडमास्टर है वो भी आए और साथ में भडसावळे गुरुजी भी. निरंजन ने धावत पुढे होऊन गुरुजीचे पाय धरले. गुरुजी को जैसे देखा वैसे ही निरंजन भाग के जाकर उनका पैर पकड़ा और रड़त रड़त तो मनाला, रोते रोते उनके पैर पड़ते हुए रोते रोते उसने कहा, गुरुजी मी नापास होणार, माझा कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडाला. गुरुजी मैं फेल हो जाएगा क्योंकि कल का मेरा सिविक्स का पेपर कैंसल मतलब लिख नहीं पाया. नाही रे बाळा, तू उत्तम नागरिक आहेस. तो भडसावळे गुरुजी ने उसको बोला, नाही रे बाळा मतलब बेटा नहीं, तू उत्तम नागरिक आहेस, तू सबसे बेस्ट सिटीजन है. शेकडो माणसाचा जीव वाचवलास, तूने तो हजारों लोगों का जान बचाया आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्या खोऱ्या परीक्षेत पास झाला और इतने सारे लोगों का जान बचाकर सिविक्स का जो असली जो परीक्षा है, रियल एग्ज़ाम है, वो तुम पास किया. तुझं वर्ष कसं वाया होईल, तेरा एक साल कैसा वेस्ट होगा. हे बघ, शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत. ये देखो स्कूल के सभी ऑफिसर्स आए हुए, अधिकारी लोग आए हैं. खास बाब म्हणून तुझी नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे और स्पेशल केस समझकर, खास बाब यानी स्पेशल केस समझकर तेरा जो सिविक्स का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो पेपर है कल लिया जाएगा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचे ठरले आहेत और जिल्हाधिकारी ने क्या किया है, तुला सरकारी वसतिगृहात, वसतिगृह मतलब हॉस्टल, गवर्नमेंट का जो हॉस्टल है वहाँ पर तुमको एडमिशन देने का डिसाइड किया है. आणि वह्या पुस्तकाच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे और आगे तो तुझे वह्या पुस्तकाच्या खर्चासाठी मतलब बुक, नोटबुक, टेक्स्ट बुक वगैरह सभी खर्चे के लिए शिष्यवृत्ति मिलना है. शिष्यवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिलने वाला है. तो स्कॉलरशिप का पैसे से तुम सब खर्चा निकाल सकते हो. आता नको ह तुला वार लावून जेवायला. अभी कोई ज़रूरत नहीं है तुमको किसी दूसरे के घर में वार लावून जेवायला. असं म्हणून गुरुजीने निरंजनला हृदयाशी धरलं. ऐसा बोलकर गुरुजी ने निरंजन को अपने सीने से लगाया. हृदयाशी धरलं मतलब अपने दिल से लगाया. तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले. ये देखकर तभी सभी के आंखें भर आए. डोळे पाणावले मतलब आंखें आंसू से भर गए.